वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही आउटस्टैंडिंग आया है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें जो है मोमेंटम जो है बना रहेगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले इसका जो है हम चार्ट देख लेते हैं कि बजाज कंज्यूमर का जो चार्ट है, टेक्निकल चार्ट कैसा दिख रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो रिज़ल्ट है कैसा है, ठीक है? तो चलिए हम इसका जो टेक्निकल चार्ट है वो देखते हैं। उसके बाद जो है हम इसका फंडामेंटल देखेंगे और रिज़ल्ट देखेंगे कि कैसा रिज़ल्ट आया है। बजाज कंज्यूमर के अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि स्टॉक जो है अभी 453 में चल रहा है और 2000 यहाँ पे देख सकते हो 2018 के आसपास में स्टॉक जो है लगभग 400 का हाई बनाया था और यहाँ पे 2015 के आसपास। तो इस लेवल को जो है अब 2026 में जाके ये जो लेवल है इसको ब्रेक दिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है 2018 के लेवल को। तो लगभग 8 साल बाद जो है स्टॉक जो है लगभग कंसोलिडेट होने के बाद 400 का लेवल पार किया है और अभी जो इसका रिज़ल्ट आया है बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आया है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है मोमेंटम आने वाले जो वीक और मंथ में जो है बना हुआ रहेगा। तो चलिए हम इसको वीकली बेसिस पे भी देख लेते हैं कि वीकली बेसिस पे चार्ट जो है कैसा दिख रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो 400 का लेवल था बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था और ये लगभग 2018 में 400 का हाई बनाया था। वहाँ से स्टॉक जो है लगातार नीचे चल रहा था और अभी जो है 453 के आसपास में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसा इसका रिज़ल्ट आया है तो आने वाले टाइम में जो अगर हम नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं, अगर मार्केट में मोमेंटम बना हुआ रहता है, तो ये जो स्टॉक है आने वाले टाइम में और भी यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है? तो रिज़ल्ट जो है बहुत ही शानदार आया है और टेक्निकल बेस पे जो देख सकते हो कि लगभग 2018 के लेवल का जो 2018 के लेवल था वो 400 के आसपास का, ये यहाँ पे इसको क्रॉस किया है। देख सकते हो ये जो था लेवल 2018 में ब्रेकआउट, उस समय वहाँ पे 400 के लेवल के आसपास था। तो उस लेवल को अभी जो है ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट दिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग के साथ दिया है और ये सस्टेन करेगा और रीटेस्ट में आता है तो मुझे मौका लगता है कि मौका मिल सकता है लगभग 400 के आसपास में। तो 400 के आसपास में आता है अगर रीटेस्ट में तो एक अच्छा मौका मिल सकता है ऐड करने का, ठीक है? क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस जो है कहाँ जा सकता है? तो चलिए हम देखते हैं कि इसका जो फंडामेंटल है रिज़ल्ट कैसा है, उसके बारे में डिटेल्स वीडियो जो है देखते हैं, ठीक है? बजाज नाम तो सुना ही होगा, है ना? खास तौर पर उनका बादाम का तेल सालों से हमारे घरों का हिस्सा रहा है ये। लेकिन एक कंपनी के तौर पर पिछले कुछ समय से ये थोड़ी शांत सी थी। आज हम इन्हीं सोर्सेज के आधार पर पड़ताल करेंगे कि क्या बजाज कंज्यूमर वाकई एक बड़ी वापसी कर रही है। तो सवाल सीधा सा है, क्या यह पुराना और भरोसेमंद ब्रांड आज के जमाने में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्टोरी हो सकता है, या यह सिर्फ बीती बात है? क्या कंपनी में सच में कोई बड़ा बदलाव आया है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी के एक क्विक स्नैपशॉट से, ताकि हम सब एक ही पेज पर आ जाएं। तो बजाज कंज्यूमर केयर एक एफएमसीजी कंपनी है, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इनका मेन काम हेयर ऑयल और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में है। बजाज आलमंड ड्रॉप्स ये तो इनका फ्लैगशिप ब्रांड है, हम सब जानते हैं। कंपनी भारत में तो मजबूत है ही, साथ ही इनका एक इंटरनेशनल बिजनेस भी है। किसी भी कहानी की असली सच्चाई तो उसके नंबर्स में छिपी होती है, और यहाँ नंबर्स वाकई बहुत कुछ कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि Q4 FY24 के आंकड़े क्या कहानी सुना रहे हैं। सबसे पहले रेवेन्यू, यानी कंपनी की टोटल सेल्स। यहाँ देखिए 32% से भी ज्यादा की ग्रोथ, वो भी पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले में। किसी भी एफएमसीजी कंपनी के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड नंबर है। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBITDA, मतलब कंपनी के कोर बिजनेस से होने वाली कमाई। यहाँ तो कमाल ही हो गया है, 135% की ग्रोथ। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी अपने मुख्य व्यवसाय से पैसा बनाने में पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट हो गई है। और आखिर में आते हैं नेट प्रॉफिट पर, 105% का जंप। सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी का मुनाफा सीधे डबल से भी ज्यादा हो गया है। ये नंबर्स तो वाकई इस टर्न अराउंड स्टोरी में दम भरते हैं। अब इस टेबल में पूरी पिक्चर और भी साफ हो जाती है। देखिए, सिर्फ Q4 ही नहीं बल्कि पूरे साल FY24 में कंपनी ने शानदार परफॉर्म किया है। और एक चीज जो वाकई ध्यान खींचती है वो है ग्रॉस मार्जिन। 966 बेसिस पॉइंट्स का सुधार, यानी लगभग 9.6% का उछाल। मतलब अब कंपनी हर प्रोडक्ट पर पहले से कहीं ज्यादा कमा रही है। तो इन नंबर्स को देखने के बाद अगर एक शब्द में कहें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मजबूत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये शानदार नंबर आया कहां से? मैनेजमेंट ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि कंपनी की किस्मत ही पलट गई? चलिए उनकी सफलता के फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी 3 सिंपल पिलर्स पर टिकी थी। पहला, उन्होंने अपने सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रांड बजाज आमंड ड्रॉप्स पर पूरा ध्यान लगाया। दूसरा, इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए विज्ञापन पर जमकर पैसा खर्च किया। और तीसरा,
प्रोजेक्ट आरोहण के जरिए अपनी डिस्ट्रीब्यूशन यानी माल पहुंचाने की क्षमता को सीधे दुकानों तक बढ़ाया। और ये स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है। देखिए, मैनेजमेंट ने खुद कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि प्रोजेक्ट आरोहण की वजह से उन जगहों पर 2 से 3% का अतिरिक्त सुधार देखने को मिल रहा है जहां इसे लागू किया गया है। ये जमीनी स्तर पर काम का सीधा सबूत है। तो ये बिक्री आ कहां से रही है? दिलचस्प बात यह है कि ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यानी सुपरमार्केट और बड़े स्टोर्स अब बिजनेस का लगभग 30% हिस्सा बन गए हैं और अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। मॉडर्न ट्रेड और ऑनलाइन बिक्री का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। हाँ, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट या CSD/CPC चैनल में जो आर्मी कैंटीन वगैरह होते हैं, वहाँ कुछ सुस्ती जरूर देखने को मिली है। अब तक की कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है ना? लेकिन एक अच्छा एनालिसिस हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखता है। तो अब बात करते हैं उन चुनौतियों और चिंताओं की जो कंपनी के सामने है। सबसे बड़ी चुनौती है डिमांड का बंटवारा। शहरों में तो डिमांड मजबूत है और कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों यानी रूरल इंडिया में डिमांड अभी भी कमजोर है। ये सिर्फ बजाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे FMCG सेक्टर के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। इसके अलावा कुछ और चिंताएं भी हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस कमजोर रहा है और उसमें गिरावट आई है। हमने पहले ही देखा कि कैंटीन चैनल में दिक्कतें हैं, और सबसे जरूरी बात जो सीधे मुनाफे पर असर डाल सकती है वो ये है कि मैनेजमेंट ने खुद संकेत दिया है कि भविष्य में मार्जिन पर दबाव आ सकता है। ये मैनेजमेंट का सीधा बयान है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में EBITDA मार्जिन 18 से 20% की रेंज में रहेगा। अब याद कीजिए, Q4 में ये 23.7% था। तो ये एक तरह से भविष्य के लिए उम्मीदों को थोड़ा कम करने जैसा है, जो निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने अच्छी बातें भी देखी और चिंताएं भी। अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि कंपनी के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं। तो बुल केस ये है कि कंपनी ने शानदार टर्न अराउंड दिखाया है, मार्जिन बढ़ाए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत कर रही है। वहीं बेयर केस ये है कि ग्रामीण मांग कमजोर है, इंटरनेशनल बिजनेस गिर रहा है और मैनेजमेंट खुद भविष्य के लिए मार्जिन कम होने का संकेत दे रहा है। इन सभी सोर्सेस का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष यह है कि ये एक मजबूत FMCG रिकवरी की कहानी है। जो जबरदस्त ग्रोथ नंबर्स हमने देखे, मैनेजमेंट का अपने कोर ब्रांड पर फोकस और डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास, ये सब मिलकर एक शक्तिशाली रिकवरी की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, जोखिम मौजूद हैं, पर कहानी का झुकाव सकारात्मक ज्यादा लगता है। और हाँ, हमेशा की तरह एक जरूरी बात, यह विश्लेषण केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले कृपया अपना खुद का रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।